समान अवसर मिल सके। जी, तो सर ये क्यों ऐसा होता है? कहा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है किसी को समझ में नहीं आता। कोई कहता है कि किसी का 1 नंबर बढ़ गया, किसी का वही साथ में एग्जाम दिया 11 नंबर बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन जैसा आप सही बताए कि ये करना पड़ता है जब एक से ज़्यादा पाली में एग्ज़ाम होता है, और ये नॉर्मलाइजेशन हर उस एग्ज़ाम में किया जाता है जहाँ एक से ज़्यादा शिफ्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, एसएससी में भी होता है, जेई में भी होता है। जहाँ भी एक से ज़्यादा शिफ्ट इन्वॉल्व है या वहाँ पे ये करना बाइंडिंग है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए, 132 शिफ्ट में अगर हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन का पैटर्न, जैसे शुरू से एग्ज़ाम शुरू हुआ, क्वेश्चन का पैटर्न लोग गेस करने लगते हैं। और किसी शिफ्ट में मान लीजिए मार्क्स काफ़ी ज़्यादा किसी कैंडिडेट्स को आ गए, पूरे शिफ्ट में एक एवरेज मार्क्स भी बढ़ गया। किसी शिफ्ट में मान लीजिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, उसमें थोड़ा मार्क्स कम आ गया। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ही शिफ्ट से काफ़ी बच्चे पास कर जाएं, बाकी शिफ्ट के बच्चे वंचित हो जाएं। नॉर्मलाइजेशन करने से हर शिफ्ट से करीब करीब प्रो डाटा लड़के चयनित हो जाते हैं। जी, प्रोसेस बता रहे थे आप हमको कुछ कागज पे जो है कैमरा ऑन करने पहले, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप फिर से जो है इसको हमको समझा दीजिए। देखिए, फार्मूला को तो ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप फार्मूला जानना चाहते हैं? हाँ, मतलब ये जो आपने बनाया है नॉर्मलाइजेशन का पूरा। अच्छा, देखिए, नॉर्मलाइजेशन का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हर जगह यूज होता है। इसमें दो फैक्टर्स हैं, दो टर्म्स हैं बेसिकली। एक टर्म में मैथमेटिकली हम बोले तो पूरे पॉपुलेशन का, यानी पूरे कैंडिडेट्स का के 0.1% कैंडिडेट वो कितना मार्क्स लाए हैं उसका एवरेज लेते हैं, और उस सारे शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितना हुआ और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हुआ, उसका हम लोग एक एवरेज लेते हैं। अच्छा, ये A1 और A2 जी, दोनों को, हाँ, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इसी तरह ये न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में हम लोग उस शिफ्ट का सेम चीज़ लेते हैं, यानी 0.1% स्टूडेंट्स का एवरेज और पूरे शिफ्ट का एवरेज लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। उसके बाद इससे एक फैक्टर हमें मिल जाता है। इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैंडिडेट के रॉ स्कोर और उसके एवरेज से वो कितना ज़्यादा ऊपर है, यानी रॉ स्कोर और एवरेज के डिफरेंस है, और इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो पूरे शिफ्ट में जितना एग्जाम हुआ उसका जितने हर शिफ्ट में एवरेज आए उसके मैक्सिमम एवरेज से, B3 से, यानी ये हर कैंडिडेट के लिए B3 बराबर है। वो पूरे शिफ्ट में जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया उसको हम लोग बेस मान लेते हैं, और उसमें हम लोग ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो सेकेंड वाला टर्म है वो लगाते हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो बेसिकली ऊपर वाला न्यूमरेटर है सबके लिए कांस्टेंट है, ये सबके लिए कांस्टेंट है, ये वाला है ये उस शिफ्ट के कैंडिडेट के लिए कांस्टेंट है, और ये केवल कैंडिडेट का रॉ स्कोर है जिसको हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से बेसिकली हुआ यही कि हर शिफ्ट से कैंडिडेट मोटा मोटी प्रो डाटा बेसिस पे आ गए। और इसमें देखिए ये इक्वेशन जो दिख रहा है इसके 4 इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। किसी शिफ्ट में सबका बढ़ सकता है, किसी शिफ्ट में आधे का बढ़ेगा, आधे का घटेगा। तो वो एक्चुअल डेटाबेस देखने के बाद ही पता चल सकता है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसका कोई एक मतलब सीधा पैटर्न नहीं, हाँ, एक पैटर्न नहीं हो सकता। हाँ, पैटर्न के लिए ये हम बता सकते हैं कि अगर ये फैक्टर 1 से बड़ा हो, ये फैक्टर 0 से कम हो, 0 से ज़्यादा हो, तो क्या ट्रेंड आएगा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप डेटा से करेक्ट चेक भी कर सकते हैं कि वही पैटर्न आएगा। एक जो आपत्ति ग्रेजुएशन और 10+2 जो 10